हाय फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे, फिट एंड फाइन, हर बार की तरह। ठीक है, तो आज हमारी 8th क्लास है। हम आज 8th क्लास में आ चुके हैं और हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब इस क्लास में भी कुछ नया सीखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बहुत कुछ हमने सीखा था, लोकेशन मार्किंग, फिर उसके अंदर ट्रेंड देखना, ट्रेंड एनालिसिस, और हमने कौन सा हम बायर्स होना है, सेलर्स होना है, बहुत कुछ हमने सीख लिया है। अब उसी को और परफेक्ट करेंगे कि हमें उसके अंदर और क्या डालना है कि जो हम परफेक्टली श्योर है कि हमें बाय ही करना है, हमें यहाँ सेल ही करना है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 8th क्लास। हमने क्या सीखा था? फर्स्ट कि हमें लोकेशन मार्किंग करनी है। लोकेशन मार्किंग हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर WIT ट्रेड लेते हैं, वीकली ट्रेड ले रहे हैं, तो लोकेशन कहाँ होगी हमारी? आपने वो स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, आपको याद होगा। ठीक है ना? और आपको मैंने बोलता ट्रेडिंग डेस्क पे अपने लगा कर रखिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के या अपने आप से खुद से बनाइए और उसको सामने रखिए कि जब तक आप परफेक्शन नहीं हो जाते, परफेक्ट नहीं हो जाते हैं सारी ट्रेडों में, तब तक आप उसको आपके सामने रखना है। ठीक है ना? जस्ट सिंपल। तो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? हमने ये सीखा था कि हमें लोकेशन मार्क करना है जो भी ट्रेड ले रहे हैं। चाहे हम MIT ट्रेड ले रहे हैं तो मंथली पे लोकेशन मार्क होगी, WIT ट्रेड ले रहे हैं, वीकली ट्रेड ले रहे हैं तो वीकली पे लोकेशन मार्क होगी, DIT ट्रेड ले रहे हैं तो डेली पे लोकेशन होगी, और आवरली ट्रेड ले रहे हैं तो वही 75 मिनट पे लोकेशन मार्किंग होगी। ठीक है ना? ये हमने सीखा था। तो हम सबसे पहले लोकेशन मार्क करेंगे। लोकेशन मार्क करने के बाद हम उसमें, ये मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन है इक्विलिब्रियम बीच का पॉइंट है, फिर हाई ऑन द कर्व एंड वेरी हाई ऑन द कर्व, और लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व। इनमें हमें प्राइस जहाँ पे होगी, करंट मार्केट प्राइस जहाँ पे होगी, हम उसके हिसाब से जाएंगे। हम कहाँ होंगे, बायर या सेलर? अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो हम क्या होंगे, हम ट्रेंड के साथ जाएंगे। जो भी ट्रेंड बोलेगा, ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो बायर्स होंगे, अगर डाउन ट्रेंड है तो सेलर्स होंगे। ठीक है? अगर सिर्फ हाई ऑन द कर्व होगी तो हम सेल करेंगे, और ट्रेंड हमारे साथ फेवर में आएगा तो और भी अच्छा होगा हमारे। ठीक है? और जब वेरी हाई ऑन द कर्व होंगे तब हम डेफिनेटली ही सेल करेंगे। हम उसमें ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। ठीक है? तो जस्ट सिंपल। और फिर हम लो ऑन द कर्व आएंगे तो हम यहाँ बाय करेंगे, और ट्रेंड अगर हमारा अप होगा यहाँ पे वेरी लो ऑन द कर्व में, तो ऑब्वियसली हमारा और भी अच्छा वो होगा कि स्ट्रेंथ बनेगी जोन की। ठीक है? और वेरी लो ऑन द कर्व जब होंगे तो डेफिनेटली बाय करेंगे। इससे हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकते हैं। हम ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जा सकते हैं? हम लोकेशन जो मार्क कर रहे हैं बड़े जोन पे कर रहे हैं, और हम एंट्री जो कर रहे हैं वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिफाइन करके कर रहे हैं। हम वीकली का लोकेशन ले रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूट हम किस पे कर रहे हैं? डेली। वीकली पे लोकेशन है, डेली पे ट्रेंड देख रहे हैं, फिर हम उसका एग्जीक्यूट कर रहे हैं 125 या 75 मिनट पे। ठीक है ना? अब मंथली का ट्रेड ले रहे हैं, हम MIT ट्रेड ले रहे हैं तो मंथली पे लोकेशन हमारी, वीकली पे ट्रेंड देख रहे हैं, फिर डेली पे हम उसका एग्जीक्यूशन ले रहे हैं। तो हम मंथली से डेली तक आ रहे हैं MIT मंथली ट्रेड लेने के लिए, तो डेली पे आके हम एंट्री ले रहे हैं। और डेली वीकली ट्रेड ले रहे हैं तो वीकली से हम 75 मिनट पे आ रहे ट्रेड ले रहे हैं। तो हम बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम में आकर रिफाइन कर रहे हैं अपनी एंट्री कि हमारे सबसे बेस्ट लोकेशन के हिसाब से हमारी एग्जीक्यूशन, हमारा बेस्ट कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पे होंगे, हम वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना? तो दैट सिंपल। हम फिर उसका ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड को हमें साथ में लेना है, ट्रेंड का हमने देखने का तरीका सीखा है EMA 50 के थ्रू। ठीक है ना? तो जस्ट सिंपल है। और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हम हमेशा बेस्ट लेंगे, सबसे अच्छा जोन लेंगे। अब हम अच्छे जोन की डेफिनेशन को आज एक हम स्कोर भी देंगे। ठीक है ना? कि कैसे किस जोन को कितना स्कोर दें, और जो सबसे ज़्यादा स्कोर वाला होगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट जोन होगा, हम उसे खेलेंगे। फिर उसके बाद कुछ भी हो वो हमें नहीं पता, बट हमें अपने तरफ से पूरा 100% देके एक बेस्ट जोन निकालना है जिसपे हम प्ले कर सके और अपना अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड हम ले सके। ठीक है? और हम कभी भी हाई टाइम फ्रेम को ट्रेड नहीं करेंगे। हमने जो लोकेशन मार्क कर रहे हैं हम डायरेक्टली उसी पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि लोकेशन जो मार्क कर रहे हैं उस पर SL बड़ा होता है। अगर आप मंथली की लोकेशन पे आप डायरेक्ट ट्रेड करने की सोचेंगे कि मैं मंथली की ये लोकेशन मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये लोकेशन में मार्क कर रहा हूँ मंथली की, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट ट्रेड लूँगा तो सोचिए ये जोन का कितना बड़ा SL हो जाएगा। ये हो गया, ये मैं इस जोन को कलर देता हूँ ग्रीन। मैंने आपको हमेशा बोला कलर दीजिएगा। ठीक है? ये ड्रॉप, ये दो बेस, ये रेली। अब ये रिवर्सल पैटर्न में मंथली के लोकेशन को आप अगर ट्रेड करें, देखिए 930 से, और इसका ये कहाँ पर आ रहा है 850 पे। तो अब इतना बड़ा डिफरेंस है, तो SL बड़ा हो रहा है ना। हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्यों जा रहे हैं? आपने सोचा
कि हम बड़े टाइम फ्रेम से हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आकर क्यों एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आकर उसे हम एक छोटा एसएल लेंगे और छोटे एसएल के साथ हम बड़ा टारगेट लेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत अच्छी तरह दिखते हैं बड़े टाइम फ्रेम के बेस पे। अगर बड़ा टाइम फ्रेम साथ नहीं होगा तो स्मॉलर टाइम का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। तो हमें दोनों को ही साथ लेना है, इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करते करते हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आकर एग्जीक्यूशन लेते हैं, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स मिलते हैं और वहाँ से हम प्ले करते हैं अपने गेम को। सिंपल, अभी तक कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। आई थिंक जो क्लास को सीरियसली देख रहा होगा ना, उसके लिए ये यहाँ तक आकर कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। लग रहा होगा कि बहुत बच्चों वाला खेल, अगर सही से सीरियसली देख रहे तो। और ये है भी बच्चों वाला खेल, हो जाएगा आसान, बट ये है भी नहीं एक तरफ से। बच्चों का खेल होता तो हर कोई पैसा कमा रहा होता ना, तो बच्चों का खेल तो है नहीं, सिंपल है नहीं इतना, बट ये सिंपल है। मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बोला था, करो तो सब आसान, ना करो तो सब मुश्किल। चाहे कितना भी कुछ क्यों ना, बड़े से बड़ा क्यों तोप क्यों ना हो, वो कर लोगे ना मेहनत उसमें, वो सक्सेसफुल हो जाता, बहुत आसान लगता है फिर बाद में जाके। तो जस्ट प्रैक्टिस ऑन चार्ट, दैट्स इट, ओके। और ये बात समझिए, अगर आपको लोकेशन मिल गया है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जीक्यूशन भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी आप बड़े टाइम से स्मॉलर टाइम फ्रेम तो आपको गार्बेज एरिया मिलेंगे, वो धीरे धीरे कैंडल्स ब्रेक डाउन होते हैं। जो आपको ब्रेक डाउन समझाया था मैंने, आज और डीपली समझाऊंगा ब्रेक डाउन को। बट आपको जो मैंने बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम जब स्मॉलर टाइम फ्रेम आते तो कैंडल्स टूटती है, तो ब्रेक डाउन होते होते वो फिर गार्बेज एरिया जैसे बनने लगते हैं, ठीक है ना। उस वजह से फिर आपका फिर जो होता है कि अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं मिलता आपको। बड़े टाइम फ्रेम का लोकेशन आपके साथ में, बट फिर भी आपको एग्जीक्यूशन नहीं मिलता है। बट हम उसको भी हम कैसे टैकल करेंगे वो भी हम सीखेंगे, ठीक है ना। अगर अच्छा जोन मेन नहीं मिलता है तो इसमें ये टेंशन वाली बात नहीं कि यार मेरे को स्टार्ट में तो मैंने लोकेशन में इतनी मेहनत करी हुई नहीं थी, मेरे को एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा, अच्छा ऐसा नहीं है सोचना है। आपको लोकेशन मिल गई है और उसमें अगर अच्छा एग्जीक्यूशन मिल गया है, ठीक है ना, बेस्ट जोन मिल गया है तो प्ले करिए। नहीं मिला एग्जीक्यूशन और लोकेशन है आपका मगर लोकेशन के हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो उसे जस्ट आप भूल जाइए, उस चार्ट को वहीं रोकिए और नेक्स्ट चार्ट पे जाइए। टाइम वेस्ट मत करिए कि एक चार्ट में आप जबरदस्ती उसी लोकेशन पे एग्जीक्यूशन ढूंढने में निकालने में पड़े हुए। अगर आप जबरदस्ती किसी चीज़ में करेंगे ना, वो चीज़ कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो जस्ट फ्री माइंड से रहिए, एक सिंपल रूल बेस्ड ट्रेडर बनिए कि मेरे को इन रूलों को फॉलो करना है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे सीखेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इन रूलों को सीखते सीखते ना आप इतने प्रो हो जाएंगे कि रूल बेस्ड रहते रहते इतने प्रो हो जाएंगे कि आप अगर रूल तोड़ेंगे भी ना कुछ, वो आप सोच समझ के तोड़ेंगे, आप बेवकूफ़ी नहीं करेंगे उसमें, ठीक है ना। आप बेवकूफ़ी कर ही नहीं सकते फिर अगर आप एक रूल बेस्ड अगर स्टार्टिंग से बोलेंगे। वही है, रूल बेस्ड ट्रेडर वही बनता है जो साइकोलॉजी अपनी स्ट्रॉन्ग करता है, और साइकोलॉजी बहुत बड़ा खेल करती है मार्केट में, ये आपको पता है। पेशेंस वही होता है रूल बेस्ड ट्रेडर, पेशेंस इक्वल टू रूल बेस्ड। ये दोनों चीज़ जब मिल जाती है ना, और दोनों चीज़ बराबर ही होती है, ये दोनों को चीज़ को आपने अगर अपने कंट्रोल में कर लिया, रूल बेस्ड ट्रेडर और एक पेशेंस, दैट्स इट, आपका मार्केट में सक्सेस होना पक्का, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। बट इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ लैक कर गई, रूल बेस्ड भी हट गया और पेशेंस भी चला गया, तो फिर मार्केट आपसे सब कुछ ले जाएगा, आपको देगा कुछ नहीं, ओके। सो मैंने आज डायग्राम बना रखे हैं पहले की तरह ही। तो आज हम सीखते हैं ब्रेक डाउन, जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रेक डाउन सीखेंगे, कैंडल का ब्रेक डाउन कैसे होता है। ये रहा। अब मैंने इसमें कुछ डायग्राम बना रखे, 4 डायग्राम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। ये वीकली कैंडल्स ब्रेक डाउन इनटू 5 डेली कैंडल्स। एक वीक में कितने डेज मार्केट ओपन रहती है? 5 डेज, सैटरडे संडे ऑफ रहता है हमारा, है ना। तो अब देखिए ये वीकली की कैंडल है, ये समझिए कि एक वीकली कैंडल है, ठीक है ना। अब ये डेली के ब्रेक डाउन में देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल बन गई। अब ये देखिए ये डेली में जब इसको वीकली कैंडल को जब डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये ऐसे दिखेंगी, ठीक है ना। अब ये ऊपर ही गई है, यहाँ से स्टार्टिंग हो यहाँ तक ऊपर गई, तभी ये वीकली पे पूरी ग्रीन कैंडल दिख रही है, बट ये डेली पे देखेंगे तो ये ब्रेक डाउन होकर ऐसे मिलेगी आपको, ठीक है ना। और फिर ये वाला ट्रेड, ठीक है, ये वाले ट्रेड में क्या है, इसमें भी 5 कैंडल्स है बट डिफरेंट पैटर्न में, ठीक है ना। और इसमें भी देखिए 5 कैंडल्स हैं, ठीक है ना, बट डिफरेंट तरीके में, बट ये वीकली का ही ब्रेक डाउन है। चारों जो डायग्राम दिख रहे हैं एक ही वीकली कैंडल के अलग अलग टाइप की मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है ना। फिर ये भी देखिए इन सभी में प्राइस ने एक ही चीज़ करी है, एक चीज़ कॉमन है इन सब में, क्या है कि सारी ऊपर गई है, वो कैसी भी गई हो, ठीक है ना, वो कैसी भी गई हो तो सब चीज़ यहाँ से ऊपर ही गई है। ये यहाँ से ऊपर गया है, ये भी यहाँ से ऊपर गया है, ये भी यहाँ से ऊपर गया है,
ये भी यहाँ से गया है, बट ये कि कैंडल के फॉर्मेशन अलग है इसमें, बस इतना डिफरेंस है। वरना गया तो सब ऊपर ही है, और सबका ऊपर जाना मतलब ये सब सेम ये वीकली कैंडल की ग्रीन कैंडल ही बनाएगी इन सबको। जैसे आप ले लीजिए, आप 10 आपके पास है, 10 गिनती को आप कितने पार्ट में आप टुकड़ों में कर सकते हैं, मतलब लाइक कि आप कितने पार्ट में उसको डिफरेंट कर सकते हैं। 10 को 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 बार +2 करेंगे तो 10 ही आएगा। और उसको डिफरेंट फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2 + 2 + 1 + 4, इसको भी करेंगे तो 10 ही आएगा। 3 + 0 + 0 + 0 + 7 कितना आया, 10 ही आएगा। 4 - 3 + 0 + 6 + 3 कितना आया, 10 ही आएगा। तो मतलब कहने का मतलब है आप उसको किसी भी फॉर्मेशन करोगे लास्ट में 10 ही आएगा। तो ये वीकली कैंडल भी लास्ट में ग्रीन ही बनेगी, चाहे किसी भी कैंडल्स में डेली में कितने भी ब्रेकडाउन हो रहे हो, अगर आप अप में गई है कैसे भी होते हुए तो ग्रीन ही बनेगी वीकली कैंडल। सिंपल सा ये है लॉजिक, ठीक है। अब जो ये 4 डायग्राम दिख रहे हैं आपको, से इसमें से 4 डायग्राम से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा मतलब लग रहा है कि ये प्रॉपर जोन बना रहा है। इस वीकली कैंडल को हमने डेली के फॉर्मेशन में करा, ये वाला जो एक जोन है मैं इसको दिखाता हूँ, ये ड्रॉप बेस रेली रेली परफेक्ट जोन है। तो ये फॉर्मेशन अच्छा है, ये जो वीकली का कैंडल ब्रेकडाउन हुआ डेली में, इसे हम प्ले कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक अच्छा 2 रेली गई है एक साथ, ठीक है ना, बेस के बाद, और इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है इसके ऊपर से, ठीक है ना। तो ये वाला जोन परफेक्ट है। इसमें क्या है, ये रेली, ये बेस और ये ड्रॉप। तो ये कोई जोन है क्या, ये इनवैलिड जोन है जो मैं आपको समझा रहा था, ये इनवैलिड जोन है। कभी देखा है अगर ये ड्रॉप अगर पूरा नीचे यहां तक आता तो इसे मानते कि हाँ ये रेली बेस ड्रॉप हो गया, तो ये सप्लाई जोन बनता, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं, तो ये इनवैलिड जोन है और यहाँ पे कोई जोन बना नहीं फिर इसके बाद, तो ये नहीं है, इसमें कोई जोन नहीं है, बेकार है ये। इसमें भी सेम, ये सिर्फ रेली ड्रॉप रेली ड्रॉप रेली, इसमें ऊपर गई है प्राइस बट इसमें कोई अच्छा जोन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी बेकार है। ये अच्छा है, इसमें 2 डिमांड जोन एक साथ दिख रहे हैं। कैसे, ये एक डिमांड जोन, ठीक है, और फिर ये एक डिमांड जोन, दोनों डिमांड जोन दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम प्ले कर सकते हैं। तो बस आप समझ गए ना, इसका सिंपल क्या है कि आप फॉर्मेशन जो भी देखते हैं, मंथली की कैंडल कितने वीक्स में डिवाइड होगी, एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स, तो 4 कैंडल्स बनाएगी वीकली के। तो ये बस एक ब्रेकडाउन, हम इसको चार्ट पे भी समझते हैं कैसे होगा। आइए ये देखिए, मंथली की कैंडल है, आप इस रेड कैंडल को लीजिए। रेड कैंडल क्यों बनी मंथली की, ये वाली जो कैंडल है रेड, ये क्यों बनी मंथली की, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। कब की है, कौन से मंथ की है, ये सितंबर मंथ की है, ठीक है। इससे पहले थी अगस्त मंथ की, सितंबर मंथ की देखते हैं। ये देखिए सितंबर मंथ यहाँ से कहाँ शुरू हुआ है, 4 सितंबर, ये वाला जो बेस कैंडल बना है यहाँ शुरू हुआ है इस मंथ का, ठीक है। फर्स्ट वीक, वीकली पे आया हूँ मैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इसके बाद फिर अक्टूबर शुरू हो जाता है ये। तो देखिए यहाँ से लेके ये फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से दिखाता हूँ, इस वाली कैंडल से लेके इस वाली कैंडल तक, ठीक है ना। मैं आपको पूरा बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये जो बॉक्स बनाई है, इस बॉक्स में ये कैंडल पूरा डाउन ही है, इसलिए हमारा मंथली पे पूरा हमें क्या दिख रहा है, रेड कैंडल। देखिए ये पूरी रेड कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि वीकली पे चारों वीक की कैंडल डाउन डाउन आई है। अब एक वीक का देखते हैं, अब इनको हटाते हैं, नहीं इसे रहने देता हूँ मैं। अब देखिए इस वाली वीक का देखते हैं, ये जो बड़ी बिग रेड कैंडल है ड्रॉप, इसे देखते हैं। ये कब, कौन से वीक की है, 18 सितंबर से, मतलब 11, इससे पहले थी 11 सितंबर तक की, ये 18 सितंबर तक की, तो 11 से लेके 18 तक का देखते हैं। डेली पे आता है, वीकली कैंडल का समझा रहा हूँ एग्जाम्पल, मैंने डायग्राम भी उसी का दिखाया था। वीकली कैंडल रेड क्यों बनी, ये रहा, लास्ट खत्म हुई थी 11 तारीख को, ठीक है। और ये देखिए 12 तारीख की सितंबर की कैंडल ड्रॉप,
13 को भी ड्रॉप, फिर ये बेस कैंडल बनाया 14 को, 15 को भी वही, तो प्राइस एक ही रेंज में रही, ठीक है ना। और ये ड्रॉप ही दिख रहा है इसमें सेल ज़्यादा, तभी ये ब्रेकडाउन हुई है वीकली पे, इसलिए ये हमें रेड कैंडल दिख रही है। समझे आप? बहुत सिंपल है, कोई इतनी बड़ी हार्ड नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। बस इसका ब्रेकडाउन देख रहे हैं कि हम एक वीकली कैंडल उसको हम डेली पे जाके देख रहे हैं तो कितना ब्रेकडाउन हो रहा है, कैसी कैंडल बन रही है, ये समझने से जरूरी है कि आप इसी के बेस पे आप अच्छी एक एग्जीक्यूशन पॉइंट निकाल पाएंगे, ठीक है ना। सो जस्ट ये सिंपल सा है, ठीक है। आप कैंडल ब्रेकडाउन समझ गए कि मैं आपको क्या समझाता हूँ कि एक ब्रेकडाउन हम किसी बड़े टाइम फ्रेम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो उसका कैंडल ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, वो आखिर बड़े टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल क्यों बन रही है, ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बन रही, ठीक है ना। वो अब उसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे, उसकी कैंडल की देखेंगे फॉर्मेशन की, उस वीक की कैंडल पूरी रेड ही क्यों बनी, क्योंकि जब उसे डेली पे आकर देखेंगे तो पूरी रेड 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 नीचे की तरफ ड्रॉप होगा, कुछ बेस कैंडल होगी, कुछ हल्की सी रैली होगी, तो इसलिए रेड बन जाती है। अगर कोई रैली अच्छी खासी बनी है वीकली पे तो उसे जब वो डेली पे देखेंगे तो डेली पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके वो अप ट्रेंड में जाएगा, बट इसमें थोड़ा थोड़ा करके नीचे ही आई है, तो इसलिए ये रेड कैंडल बन गई है। तो जस्ट सिंपल ये होता है हमारा कैंडल ब्रेकडाउन्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक जो हम इतने दिन से बात कर रहे थे कि हम ट्रेड स्कोर, अब हम ट्रेड स्कोर सीखते हैं। अब एक अच्छे जोन की जो डेफिनेशन है तो उसको और गहराई में समझते हैं, कैसे हम कौन से जोन को प्रेफर करें। मैंने आपके लिए एक्सेल शीट बनाई है, ठीक है, इसमें देखते हैं। फर्स्ट, इसको भी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या खुद अपने हैंडमेड बनाइए और उसको अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने रखिए, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी ये, जब तक आप पूरे परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको इनकी आदत नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट में फ्रेशनेस। फ्रेशनेस में 3 पार्ट है, ठीक है। इफ लेवल इज फ्रेश, अगर कोई लेवल फ्रेश है मतलब डिमांड जोन या सप्लाई जोन फ्रेश है तो हम उसको देंगे 3 पॉइंट्स, ठीक है। इफ लेवल इज टेस्टेड वंस, मतलब एक बार टेस्ट हो गया वो जोन, कोई भी डिमांड या सप्लाई जोन एक बार टेस्ट हो गया तो उसे देंगे 1.5, ठीक है। और इफ लेवल इज टेस्टेड ट्वाइस, मतलब एक बार से ज्यादा बार, 2 बार टेस्ट हो गया, 3 बार टेस्ट हो गया वो जोन, तो उसे हम 0 लेंगे, उस जोन को 0 स्कोर देंगे, कोई स्कोर नहीं उसका, 0। अब आता है सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेंथ। इफ प्राइस लीव्स द लेवल विथ 2 एक्साइटिंग कैंडल्स, अगर कोई प्राइस अगर 2 एक्साइटिंग कैंडल के साथ जोन बना रहा है तो उसे हम देंगे 2 ट्रेड स्कोर, ठीक है ना। इफ प्राइस लीव्स द लेवल विथ 1 एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, एंड गैप, ठीक है ना, तो इसको देंगे 2 मार्क्स। इसमें क्या बोला है कि अगर प्राइस कोई जोन बना रही है एक एक्साइटिंग कैंडल के साथ, बट वो गैप के साथ बना रही है, वो एक्साइटिंग कैंडल गैप के साथ बनी है, तो उसे भी हम 2 मार्क्स देंगे, ठीक है। इफ प्राइस लीव्स द लेवल विथ 1 एक्साइटिंग कैंडल एंड नो गैप, अगर वो एक ही एक्साइटिंग कैंडल है, सिर्फ एक ही एक्साइटिंग है, मतलब एक ही रैली है या एक ही ड्रॉप है, एक ही एक्साइटिंग कैंडल बनी है और वो कोई गैप भी नहीं है उसमें, तो हम उसे 1 मार्क देंगे, सिर्फ 1 पॉइंट, ठीक है। अब टाइम एट द बेस, वही बेस कैंडल्स का है ये, ठीक है। इफ वी हैव 1 और 3 बेस कैंडल्स, अगर हमारे पास 1 से लेकर 3 तक बेस कैंडल होते हैं तो हम उसे 2 मार्क्स देंगे, ठीक है। अब इफ वी हैव 4 to 5 बेस कैंडल, अगर हमें 4 से 5 बेस कैंडल मिल रही है एक जोन में तो हम उसे 1 मार्क देंगे, ठीक है। और इफ वी हैव मोर देन 5 बेस कैंडल्स तो उसमें 0 मार्क्स देंगे, उसे हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अब आइए हम इसे सीखते हैं चार्ट पे। पहले हम सीखते हैं फ्रेशनेस, ओके। इफ लेवल इज फ्रेश, ठीक है, और इफ लेवल इज टेस्टेड वंस 1.5, और अगर 200 बार ज़्यादा टेस्ट हुए तो कैसे, ठीक है। आइए इनको डिलीट कर देते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे जोन दिख रहा है। अब पहला जोन करंट मार्केट से वही लाइन रहती है, उसके नीचे आके देखना है कि एक्साइटिंग कैंडल का है, ये है एक्साइटिंग कैंडल, ये ग्रीन, थर्ड ग्रीन कैंडल, फिर ये बेस बेस बेस, ठीक है। अब इसको आप ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। ये ड्रॉप, ये 3 बेस और फिर ये गैप के साथ बनी है, ठीक है ना। बट अभी गैप वाला नहीं, अभी फ्रेशनेस देख रहे, तो ये लेवल फ्रेश है कि नहीं है, ये डिमांड जोन, ये बताइए। अभी इसमें प्राइस आई नहीं इस डिमांड जोन में, है ना, तो फ्रेश है, तो हम इसमें कितने मार्क्स देंगे? फ्रेशनेस, अगर फ्रेश है लेवल एकदम, ठीक है ना, तो हम उसे कितने मार्क्स? 3 मार्क्स, 3 पॉइंट देंगे उसे हम। अगर यही लेवल अगर एक बार टेस्ट होगा थोड़ा सा ऊपर चल जाता तो हम उसे कितने मार्क्स देते? 1.5,
ठीक है। अगर वो लेवल अगर 2 से ज़्यादा टेस्ट हो जाता है अगर यही, ठीक है, अब एग्जांपल देते हैं। अब ये लेवल ये है, इसे हम पूरा ये देखिए, ये ड्रॉप, ये बेस, ये रेली, ठीक है। अब ये यहीं पर टेस्ट हो गया है, तो एक बार टेस्ट हो गया तो हम कितने मार्क्स देंगे, इसे हम देंगे यहाँ पर, अगर यहाँ तक देखते हैं हम चार्ट तो इसे देते हैं हम 1.5, ठीक है ना। बट ये यहाँ पे आके दोबारा टेस्ट हुआ है, ठीक है, तो हम इसे अब देंगे कितने, 2 बार हो गए टेस्ट, तो इसे हम 0 मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं है इसके, ठीक है। दैट्स सिंपल, समझ गए आप फ्रेशनेस का। अब हमारा दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ का, ठीक है। 2 एक्साइटिंग कैंडल होंगे तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे, और एक एक्साइटिंग कैंडल बट गैप के साथ है तो भी 2 मार्क्स देंगे, और एक एक्साइटिंग कैंडल गैप के साथ नहीं तो 1 मार्क्स देंगे। अब इसे हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल जो मैंने अभी ड्रॉ करा, ड्रॉप, ये 3 बेस और एक गैप के साथ एक एक्साइटिंग कैंडल, आप कितने मार्क्स देंगे इसे, अभी देखा हमने, एक एक्साइटिंग कैंडल है बट गैप के साथ है, कितने मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला जोन, ड्रॉप, बेस, रेली रेली रेली, जितनी ज़्यादा रेली होगी या जितने ज़्यादा ड्रॉप होंगे किसी जोन का, अगर डिमांड जोन बना तो जितनी ज़्यादा रेली होगी उतनी ज़्यादा अच्छा है, जितनी ज़्यादा रेली, इसमें 3 रेली है, तो सब कितने मार्क्स देंगे, बोलिए। इसे हम 2 मार्क्स देंगे, क्योंकि इसमें 2 एक्साइटिंग कैंडल तो है ही और तीसरी भी आ गई, मतलब ज़्यादा जितनी अच्छी उतनी, तो 2 मार्क्स, टॉप 2 मार्क्स देंगे इसे, हाईएस्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एक जोन है, कौन सा जोन है आप मेरे को बताइए। ये ग्रीन कैंडल, फिर ये 4 बेस, फिर ये गैप के साथ एक, ये कौन सा जोन है पहले ये बताइए, कौन सा पैटर्न है, सबसे पहले ये बताइए। ये कंटिन्यूस पैटर्न है, ठीक है ना, रेली, बेस 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 बेस, 4 बेस, फिर गैप के साथ फिर रेली, ये कंटिन्यूस पैटर्न है। बट इसको आप कितने मार्क्स देंगे स्ट्रेंथ में, ये एक ही रेली है, एक ही एक्साइटिंग कैंडल है बट गैप के साथ है, तो 2 मार्क्स देंगे, ठीक है। दैट्स सिंपल। अब एक नॉर्मल साइज जोन देखते हैं, इसको 1 मार्क्स दे सके हम। ये वाला सप्लाई जोन ले लेते हैं एग्जांपल। ये सप्लाई जोन को आप कितने मार्क्स देंगे स्ट्रेंथ में, रेली, 2 बेस, 1 ड्रॉप, कितने मार्क्स देंगे, एक ही एक्साइटिंग कैंडल है, एक ही ड्रॉप है और वो भी गैप भी नहीं है, तो 1 मार्क, ठीक है, सिंपल। अब हमारा थर्ड क्या है, अब हमारा थर्ड है टाइम एट द बेस, ठीक है ना। 3 तक बेस कैंडल होंगे 1 2 3, तो हम 2 मार्क्स देंगे, 4 5 बेस कैंडल होंगे तो 1 मार्क्स देंगे, और 5 से ज़्यादा होंगे तो उसे छोड़ देंगे, 0 मार्क्स देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको। अब इसमें ही बताइए आप इसे कितने मार्क्स देंगे, इसमें कितनी बेस कैंडल है, 2 बेस कैंडल है, तो इसे कितने मार्क्स देंगे हम 1 2 3 बेस कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, तो इसे हम कितने देंगे, 2 मार्क्स देंगे। यहाँ पे कितने दें, 2 मार्क्स, 1 से लेकर 3 तक बेस कैंडल होंगे तो, ठीक है। अब इसे बताइए आप कितने मार्क्स देंगे, सिर्फ टाइम एट द बेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ड्रॉप, बेस बेस बेस, 3 बेस और 1 रेली, कितने मार्क्स देंगे बताइए। टाइम एट द बेस में सिर्फ 3 तक कंसीडर कर सकते हैं तो 2 मार्क्स, ठीक है। इसे आप कितने मार्क्स देंगे, ये सब डिमांड जोन है, इनका कलर चेंज कर लीजिएगा प्लीज़, जब भी आप करें ऐसे कलरिंग करिए ताकि आपको याद रहे। ये सब कितने देंगे, ड्रॉप, 2 बेस, 1 रेली, कितने मार्क्स देंगे। स्ट्रेंथ के मामले में सिर्फ टाइम एट द बेस, टाइम एट द बेस के मामले में 2 मार्क्स, क्योंकि इसमें 2 ही बेस कैंडल है और 3 तक कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम 5 से ज़्यादा कोई बेस कैंडल वाला जोन मिलता है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये देखिए, ये सप्लाई जोन ही मिला है। ये देखिए, अगर इसे हम रेली भी मान लें, रेली, बेस 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 बेस, कितनी बेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 बेस, इसे हम कितने मार्क्स देंगे, 0, कोई मार्क्स नहीं, 0,
ये बेकार है जोन, ठीक है ना। और 4 से 5 बेस कैंडल वाला भी अगर हो कहीं, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, मतलब आप समझ गए ना कि आपको कैसे कितने कौन से को कितना मार्क्स देना है। दैट सिंपल। अब 4-5 बेस कैंडल वाला जोन मिल जाए तो अभी तो वैसे मिल नहीं रहा है, बट आप समझ गए, ठीक है ना। बट मैंने आपको ये भी बताया था, याद करिए कि हम बेस कैंडल ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं, बट हम उसको कॉम्प्रोमाइज किससे करेंगे? अगर हमारे पास एक्साइटिंग कैंडल बहुत बढ़िया होगी, एक्सप्लोसिव होगी, अगर वहां से बहुत ही अच्छी रील गई है, बहुत ही अच्छा ड्रॉप डाउन हुआ है, तो हम उस जोन को हम बेस कैंडल के साथ कॉम्प्रोमाइज करके हम उसको प्ले कर सकते हैं। बट अगर बेस कैंडल ज़्यादा है तो हमें एक्साइटिंग कैंडल बहुत ही एक्सप्लोसिव चाहिए, ठीक है ना, वरना हम उस जोन को कभी नहीं लेंगे। दैट सिंपल है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर कोई उसका नुकसान है तो उसको भरपाई करने को उतनी अच्छाई भी चाहिए उसे, ठीक है ना। जस्ट सिंपल उसको बराबर करने के लिए तराजू को बराबर करना, तो यहाँ 1 किलो का बट्टा रखा था, वहाँ भी 1 किलो का रखना पड़ेगा, तब जाके कंपेयर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही बस आपको जोन के देखने। अब हम आइए, हमने कुछ जोन्स मार्क करे थे आई थिंक, अब उन्हीं को हम ट्रेड स्कोर देते हैं। हमने शायद यही करा था, वीकली पे हमने लोकेशन मार्क करा, इसको थोड़ा डिलीट कर दूं, ये वाला वीकली का लोकेशन था, ठीक है ना, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये वाला वीकली का लोकेशन था, ठीक है। ड्रॉप बेस रेली मैंने कहा था, लोकेशन हम नॉर्मल ले सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन हमें परफेक्ट चाहिए, ठीक है ना। लोकेशन में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। डेली पे आए, डेली पे ट्रेंड हमारा क्या है? साइडवेज है, ट्रेंड देखना अब मैं सिखाई दिया आपको। अब 125 मिनट पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे वीकली पे हमने इसको ये भी देख लिया, एक प्राइस अभी कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में। तो हम किसके हिसाब से कैसे खेलेंगे इक्विलिब्रियम में? क्या करते हैं हम ट्रेंड के साथ जाते हैं। ट्रेंड हमारा साइडवेज है, तो अभी हम ये प्राइस आ रही है, कहाँ पर आ रही है प्राइस? अभी लो ऑन द कर्व आ रही है, तो हम बायर्स होंगे इसमें, ठीक है ना। 125 पे आए, अब ये देखिए हम एग्जीक्यूशन ले रहे हैं 125 मिनट पे। बताइए, ये एक जोन हो गया। इस करंट मार्केट प्राइस से नीचे आते 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 यहाँ से एक्साइटिंग कैंडल ये दिखी, एक्साइटिंग कैंडल का दिए 2 बेस कैंडल, फिर ये रैली, ठीक है। तो रैली बेस बेस रैली, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ तक काम खत्म हो गया इस वाले बेस कैंडल तक, फिर यहाँ से नीचे एक्साइटिंग कैंडल ये है, बट ये कितना गार्बेज एरिया है? 1 2 3 4 5 बेस कैंडल्स, ठीक है ना। तो हम इसे कोई मार्क करेंगे, इसे मार्क कर लेते, बट इसे मार्क्स देंगे हम आपको समझाने के लिए बस। बट ये सपोर्ट भी करेगा कभी कभी, क्योंकि एक ओरिजिन है, यहीं से एक बाइंग स्टार्ट हुई है, ये भी याद रखिए, ठीक है ना। तो बताइए, इस वाले फर्स्ट जोन को ये जो मार्क करा है, इसे आप कितने मार्क्स देंगे? सब चीज मिला के, फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ और टाइम एट द बेस्ट। फ्रेशनेस के कितने मार्क्स? अभी जोन फ्रेश है, कभी प्राइस इसमें आई है नहीं है, ये फ्रेश है एकदम, 3 मार्क्स, ठीक है। फिर इसको स्ट्रेंथ के कितने मार्क्स देंगे? बताइए कमेंट में, स्ट्रेंथ के कितने मार्क्स देंगे? स्ट्रेंथ के ये गैप के साथ एक ही एक्साइटिंग कैंडल है, तो हम कितने मार्क्स देते हैं गैप के साथ एक ही कैंडल? 2 मार्क्स, फुल 2 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो अभी तक कितने मार्क्स हो टोटल? 3 + 2 5, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्या है? टाइम एट द बेस। टाइम एट द बेस के हम कितने मार्क्स देंगे इसे? इसमें कितने बेस कैंडल हैं? सिर्फ 2 बेस कैंडल्स हैं, ठीक है, 1 और 2। 2 बेस कैंडल है, हम 3 तक कंसीडर करें, 3 तक कंसीडर करने पे हम कितने मार्क्स देते हैं 1 से लेकर 3 तक के बेस कैंडल में? 2 मार्क्स। तो 3 + 2 + 2 कितने हुए? टोटल 7 मार्क्स। तो हमारा जो हाईएस्ट ट्रेड स्कोर है वो 7 आउट ऑफ 7 है, ठीक है। हमारा हाईएस्ट ट्रेड स्कोर क्या है? 7 आउट ऑफ 7। हमने 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड स्कोर वाला जोन ढूंढ लिया है, तो ये हमारा जोन फुल ट्रेड स्कोर है, हम इसे प्ले करेंगे। और हमारे साथ ट्रेंड भी अभी साइडवेज है, वैसे तो डेली पे साइडवेज है, बट ये लो ऑन द कर्व आ रही है, और ये लोकेशन के पास भी, अभी समझेंगे इसको भी, आपके जोन को और स्ट्रेंथ मैं बढ़ाऊंगा कैसे, आप देखिए बस इसे, ठीक है। प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे आलसी नहीं, ठीक है, जस्ट फोकस। और देखिए इस जोन का मैंने जो आपको क्लोजिंग वाला का समझा, इस जोन का क्लोजिंग भी इससे काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ एक सप्लाई जोन था, ये देख रहे कितना था, इसके ऊपर क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग में भी अच्छा,
7/7 ट्रेड स्कोर वाला जोन, ठीक है ना। अब देखते हैं और आगे इस वाले जोन को आप कितने मार्क्स देंगे, पहले बताइए। फ्रेशनेस में टोटल मार्क्स देंगे 3 मार्क्स, ठीक है, वेरी गुड। अब 3 मार्क्स देने के बाद अब इसको स्ट्रेंथ कितने मार्क्स देंगे बताइए। मैं आपको लिए पॉज लूंगा क्योंकि मैं एक तरफ से इसे मैं समझ रहा हूँ, मैं लाइव ले रहा हूँ क्लास, ठीक है ना। तो जब भी आप इसको वीडियो को देख रहे होंगे आप प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। तो कितने मार्क्स देंगे इसे स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ में हमने क्या देखा था, देख लिया। अब स्ट्रेंथ में ये एक ही एक्साइटिंग कैंडल है बट विदाउट गैप है, तो हम इसे सिर्फ 1 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो 3 + 1 4, ठीक है। अब क्या आता है टाइम एट द बेस। टाइम एट द बेस में आप कितने मार्क्स देंगे, कितनी कैंडल्स है 1 2 3 4 5 बेस कैंडल है। 5 बेस कैंडल हम कितने मार्क्स देते हैं 0। तो टोटल कितने मार्क्स हुए 3 + 1 + 0, कितने मार्क्स हुए टोटल 4। तो आप बताइए ये वाले जोन के मार्क्स है 4 और इसको हमने दिया है, वेट, इसको हमने दिया है 7 और हमारा हाईएस्ट ट्रेड क्या है 7। तो आप बताइए कौन सा जोन अब लेंगे। 7/7 है ना, मिल गया ना आपको जोन। आपका कौन सा जोन स्ट्रेंथ वाला है 7 और ये 4 मार्क्स, तो 7 वाला लेंगे ना आप। बट आप ये भी देखिए ये ऐसे केसेस में क्या होता है, हम इससे आगे जाके सीखेंगे। ये जब ऐसे 2 जोन आते हैं और एक बेस होता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये प्राइस यहाँ तक आती है, फिर इसको ना यहाँ तक आ गया ना, बस इसमें टच करके ना यहाँ पे जस्ट इसके बीच में से कहीं टच करके सीधा तब हाइक मारती है। किसी किसी का एसएल यहाँ पे हिट हो जाए, कोई अगर ज़्यादा पास एसएल लगता है तो तभी हो जाता है। तभी मैं ऐसे केस में ना एसएल हमेशा हमें लोकेशन के अंदर तक लेंगे थोड़ा सा। अगर हम इसका एंट्री और एग्जिट करें, हम ऐसे करेंगे और इसे हम 1:2 के लिए टारगेट ले लेंगे। ये है, इतना हमारा एसएल हो गया, इतना हमारा प्रॉफिट हो गया टीपी 1:2, दैट सिंपल, ठीक है। अब आइए हम दूसरी अपनी स्लाइड देखते हैं। यही अब हमने जो अपने चार्ट पे हमने सीख लिया पहले, अब इसको हम एक डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं। ये जोन देखिए, ड्रॉप बेस रेली, फ्रेशनेस के 3 मार्क्स, स्ट्रेंथ के 2 मार्क्स, क्योंकि अभी तक ये जोन टेस्ट नहीं है, ये सारे फ्रेश जोन है, ठीक है ना, सब फ्रेश जोन मानिए, कभी प्राइस इसके अंदर आई नहीं है, ठीक है। फ्रेशनेस के 3 मार्क्स, स्ट्रेंथ के 2 एक्साइटिंग कैंडल है तो 2 मार्क्स फुल, फ्रेशनेस के 3, स्ट्रेंथ के 2 और टाइम एट द बेस के एक ही बेस कैंडल है तो फुल 2। तो ये कितना होगा 7/7 ट्रेड स्कोर वाला जोन हो गया। ये वाला ड्रॉप बेस 4 बेस फिर रेली, ठीक है। फ्रेशनेस के 3, स्ट्रेंथ के 2, टाइम एट द बेस के 1 किस लिए टाइम एट द बेस के, क्योंकि 4 बेस कैंडल है और जब 4 to 5 बेस कैंडल होते हैं तब हम 1 मार्क्स देते हैं, ठीक है। अब इसमें ड्रॉप बेस रेली, फ्रेशनेस के 3, स्ट्रेंथ के, अब देखिए स्ट्रेंथ इसमें क्या है, हमने इसे 2 क्यों लिया है। अब आपको कभी कभार कॉमन सेंस से आपको अंदाजा लगाना हो कि हम इसे 2 दे या फिर 1 दे, ठीक है ना। अब इसमें कोई गैप नहीं है बट और एक ही एक्साइटिंग कैंडल है, और हमने क्या सीखा था अभी एक्सेल शीट में देखा था कि अगर कोई गैप नहीं है और एक ही एक्साइटिंग कैंडल था, हम उसे सिर्फ 1 मार्क्स ही देंगे, बट हमने यहाँ पे से 2 मार्क्स दिए। क्यों दिए हमने 2 मार्क्स, क्योंकि इसकी एक्सप्लोसिवनेस देखिए कितनी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है ना। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटिंग कैंडल होते हैं तो हम उसे 2 कंसिडर कर सकते हैं, उसमें गैप नहीं हो तो भी चलेगा, हम उसे 2 ले सकते हैं। ये कॉमन सेंस वाली होगा कि आपको पता लग जाएगा देखते कि हाँ इसमें मेरे को 2 ही लेना है, वो फीलिंग आ जाती है। वो आप चार्ट को जब प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे, तभी मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी क्लास करा रहा हूँ सबको प्रैक्टिस करिए, एक क्लास देखिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, दिन रात करिए प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला समझ आ गया 7/7। फिर टाइम एट द बेस के हम कितने लिए,
हमने एक ही बेस कैंडल है तो 2 मार्क्स, तो 7 आउट ऑफ 7 हो गया। अब ये ड्रॉप 4 बेस कैंडल फिर एक रैली। अब इसमें फ्रेशनेस के 4 बेस कैंडल है, 4 और 5 तक के बेस कैंडल को हम 1 मार्क्स दिए, और स्ट्रेंथ के टाइम एट द बेस के 1 मार्क्स हो गए। स्ट्रेंथ के एक ही है, ठीक है ना, एक ही रैली है, बट ये गैप के साथ भी नहीं है और इसी सप्लाई जोन के बराबर ही है इसी रेड कैंडल के, तो हम इसे 1 मार्क्स ही देंगे। तो 3 + 1 + 1 5 आउट ऑफ 7। तो आप में से बताइए इन चारों जोन में से आपको सबसे बेस्ट जोन कौन सा है? सबसे पहले ये 7 आउट ऑफ 7 वाला, फिर ये 7 आउट ऑफ 7 वाला, ये 2 जोन सबसे बेस्ट है। हम 6 आउट ऑफ 7 भी कंसीडर करते हैं, बट हम सही बताऊं मैं सिर्फ 7 आउट ऑफ 7 ही लेता हूं। बहुत ही रेयर कैसे जब मेरे को 6 आउट ऑफ 7 जब मेरे को दिखता है कि हाँ ये चलेगा ही चलेगा, उसमें और भी चीज़ जोड़ेंगे तो हम पता लग जाता है कि ये 6 आउट ऑफ 7 भी चल जाएगा। तो बस हमें 2 टाइप के जोन को सबसे ज़्यादा प्रेफर देना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारा 7 आउट ऑफ 7 जोन को। जो जोन 7 आउट ऑफ 7 होगा हम उसे प्ले करेंगे, ठीक है। और जो जोन 6 आउट ऑफ 7 भी होगा उसे हम प्ले करेंगे, बट उसमें और थोड़ी कंफर्मेशन जोड़ेंगे कि उसका और क्या रूल जोड़ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। बट हम सही बताऊं तो मैं 5 आउट ऑफ 7 या 4 आउट ऑफ 7 को कभी कंसिडर नहीं करता। 5 मतलब 6 और 7 में ही रहता हूं मैं, ठीक है। सो आपको समझ आ गया ट्रेड स्कोर का सीन? बहुत सिंपल था, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी, बहुत ही सिंपल है। टोटल मैक्सिमम ट्रेड स्कोर हमारे 7 है, 7 आउट ऑफ 7 का लेना है। नाउ अब हम अपना थर्ड स्लाइड देखते हैं, ठीक है। अभी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये महाभारत का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको ध्यान समझिएगा, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी कि आप किस जोन को और प्रेफर करें और स्ट्रॉन्ग बनाएं उसे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये है सप्लाई जोन, ये बड़ा वाला आपको कुछ दिख रहा है सप्लाई जोन है, रेड में जो बनाया बड़ा वाला, और ये है लोकेशन, ठीक है। ये है एग्जीक्यूशन, ये सप्लाई जोन का एग्जीक्यूशन था, ये डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन, ये डिमांड जोन का लोकेशन है ये। अब हमने इन्हें नाम क्या दिया, भीष्म पितामह। सो भीष्म पितामह को हमने सप्लाई जोन का लोकेशन माना है, दुर्योधन को हमने सप्लाई जोन का एग्जीक्यूशन माना है, आपने महाभारत देखी होगी, और अर्जुन को हमने डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन माना है, और श्री कृष्ण जी को हमने डिमांड जोन का लोकेशन माना है। अब आपने देखा होगा महाभारत, सबने देखी ऑब्वियसली, ठीक है ना, पता तो होगा, जिसने नहीं भी देखी कोई बात नहीं, पता तो होगा ही सबको कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे उसके सपोर्ट में, और दुर्योधन के साथ कौन था, भीष्म पितामह। श्री कृष्ण और भीष्म पितामह दोनों ही बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, तो दोनों ही स्ट्रांग है, और वो दोनों की साइड से दुर्योधन अर्जुन की साइड से लड़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा हमें समझना है कि श्री कृष्ण बहुत ही पावरफुल है, और इधर की साइड कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, भीष्म पितामह। सो ये दोनों बहुत पावरफुल हैं, और दुर्योधन जब तक भीष्म पितामह के पास रहता है तब तक वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उसे डर नहीं है, क्योंकि पता है कि भीष्म पितामह मेरे साथ खड़े हैं। और अर्जुन तब तक निडर रहता है जब तक उसे पता है कि मेरे साथ श्री कृष्ण मेरे पास में खड़े हैं, दूर नहीं है, मेरे से पास में है, ठीक है ना। अब इसी को हम समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा स्लाइड खोलते हैं। ये अगर अर्जुन श्री कृष्ण जी से दूर चला जाता है, और जाते जाते इतना दूर चला कि वो भीष्म पितामह के एकदम पास पहुंच जाता है, और जब भीष्म पितामह अपना वार शुरू करते हैं तो वो अर्जुन को हराते हुए सीधा श्री कृष्ण पे आके ही रुकेंगे, क्योंकि अर्जुन की बस की नहीं है अकेले भीष्म पितामह को हराना, समझे। अर्जुन बहुत ही छोटा प्लेयर है भीष्म पितामह के सामने, जब तक श्री कृष्ण उसके साथ नहीं है। तभी अगर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं होते तो वो शायद कभी महाभारत जीतते ही नहीं, ठीक है ना। अगर इस सेकंड डायग्राम में देखिए, अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास ही है, अब भीष्म पितामह यहाँ से आएंगे तो अर्जुन श्री कृष्ण के पास में है, तो उनका बस सपोर्ट है श्री कृष्ण का, तो इसलिए वो जब भी अगर यहाँ से आगे प्राइज आएगी भीष्म पितामह के साइड से, तो वो हिट करके अर्जुन ही उनको हराएगा, क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण का साथ है। इस थर्ड डायग्राम में अर्जुन एकदम ही पास पहुंच चुके, अब श्री कृष्ण के साथ में ही है, ठीक है ना। अब इसमें भी प्राइस जब आएगी तो वो अर्जुन को अगर हिट करके नीचे आते हुए, तो श्री कृष्ण को हिट करके सीधा ऊपर, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना लोकेशन कितना बड़ा महत्व है, लोकेशन को हमने श्री कृष्ण का नाम दिया है, तो लोकेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है।
अब ये देखिए अर्जुन एकदम ही श्री कृष्ण के साथ में बैठे हुए हैं कि अब आओ मेरे से लड़ो। तो भीष्म पितामह जब भी आएंगे वो डेफिनेटली अगर बहुत स्ट्रांग तरीके से आ रहे तो एकदम ये ऊपर की जो लाइन है इसे हिट करते अर्जुन और श्री कृष्ण को हिट करते ही सीधा हरा देंगे श्री कृष्ण अर्जुन उन्हें और सीधा प्राइज ऊपर। और यहाँ से जैसे नीचे आएंगे अगर बहुत स्ट्रांगली नीचे भी आते हैं भीष्म पितामह लड़ते हुए तो सीधा ये ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण के एकदम डीपली तक चल जाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर। सेम ऐसे आपको सप्लाई जोन में करना है। मैंने सप्लाई जोन के चार्ट बनाए नहीं है, सप्लाई जोन में आपको बता देता हूं। सप्लाई जोन में सेम इन अर्जुन की जगह आपको दुर्योधन को लेना है। दुर्योधन अगर श्री कृष्ण के पास आ जाता है, भीष्म पितामह के से दूर होता है, श्री कृष्ण के पास आ जाता है, तो ऑब्वियसली श्री कृष्ण जब वार करना शुरू करेंगे तो वो दुर्योधन को हराते हुए सीधा भीष्म पितामह के पास ही जाके रुकेंगे, ठीक है ना। और जब अगर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास रहता है, ठीक है, पास रहने पे अगर अर्जुन आते भी हैं और श्री कृष्ण या अर्जुन आते भी हैं तो वो उनको हरा नहीं पाएंगे, तो क्योंकि उनके पास भीष्म पितामह के साथ ही है, तभी ज़्यादा दूर नहीं है इनसे, वो हार केंगे नहीं, वो थोड़ा सा प्राइस को नीचे लाएंगे और फिर अगर दुर्योधन कमज़ोर पड़ता है तब वो भीष्म पितामह तक जाएंगे और फिर वहाँ से फिर दोबारा नीचे आएंगे। और अगर दुर्योधन एकदम ही भीष्म पितामह के साथ में होता है तो अर्जुन और श्री कृष्ण आएंगे तो यहाँ से प्राइस ज़रूर नीचे आएगी, ठीक है, जस्ट सिंपल। और अगर दुर्योधन अगर पूरा ही अंदर होता है भीष्म पितामह के साथ में, लोकेशन के अंदर होता है पूरा, तो अर्जुन श्री कृष्ण आएंगे, बट भीष्म पितामह दुर्योधन साथ में है तो वो प्राइस वहाँ से नीचे आएगी, जस्ट सिंपल, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ लोकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है और लोकेशन के पास ही अगर सिंपल सी लैंग्वेज है, लोकेशन के पास ही अगर एग्जीक्यूशन रहेगा ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहेंगे तो बहुत ही पावरफुल है, उनको कोई नहीं रह सकता। अगर दुर्योधन भीष्म पितामह के साथ रहेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको कोई नहीं रह सकता, दैट सिंपल। मतलब हमें एग्जीक्यूशन को हमेशा अपने लोकेशन के पास रखना है ताकि वो लड़ सके, ठीक है। अब आइए इन्हें चार्ट पे भी देखते हैं, एक मिनट लास्ट स्लाइड भी देख लूँ। ओके, आइए इन्हें चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे हमने इसमें क्या है, ये लोकेशन मार्क करा था, ये वाला है ना, ये वाला इतना बड़ा जो जोन है ये लोकेशन है, श्री कृष्ण है। और ये क्या है, ये दो जो डिमांड जोन निकाले ये है अर्जुन, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला अर्जुन स्ट्रांग है, ये वाला अर्जुन स्ट्रांग है, आप बताइए। दोनों ही स्ट्रांग है इसमें, क्योंकि ये भी अर्जुन श्री कृष्ण के बहुत पास है और ये अर्जुन श्री कृष्ण के एकदम साथ ही है, ये भी स्ट्रांग है। बट आप बताइए कि इनमें जब भी प्राइज आएगी तो यहाँ से हिट करके भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। अगर इसमें ड्रॉ करने का हो, जस्ट वेट, यहाँ से प्राइस अगर यहाँ से नीचे आएगी इसको हिट करके भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं आई तो यहाँ से प्राइस अगर नीचे आएगी तो यहाँ तक आएगी, ये श्री कृष्ण जी को यहाँ पे हिट करके फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, समझे, दैट सिंपल। अब आपको समझ आएगा लोकेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब जब भी मार्केट ओपन होगी तो यहाँ देखेंगे हम प्राइस यहाँ से कैसे वर्क करती है, ठीक है। और ट्रेंड को भी हमें साथ में लेना है, ट्रेंड को हमेशा साथ में रखना है। अपने ट्रेंड को अगर अपने साथ रखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा और स्ट्रांग होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। ये सारे कंसेप्ट को मिलाइए और ट्रेंड को साथ में रखिए अपने फेवर में, हमेशा ट्रेंड को साथ में रखिए। मैं तो ये बोलूँगा, मैं भी हमेशा अपने ट्रेंड को अपने साथ ही रखता हूँ, क्योंकि ट्रेंड जब तक फेवर में है तब तक आपके साथ हर ट्रेड फेवर में, ठीक है। बट कभी कभी अपोजिट ट्रेंड भी हम खेलते हैं, बट वो बहुत ही प्रो लेवल हो जाने पे इतना आप अपोजिट जब अपने ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं तो आप उसमें ज़्यादा स्कैल्पिंग कर लेंगे। अब ये कि मैं आपको स्कैल्पिंग वगैरह नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि सब बताऊं सच बताऊं तो स्कैल्पिंग के कोई लोग अलग से कोर्स कराते हैं, ये सब कराते हैं, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आपने ये सीख लिया ना, आपको स्कैल्पिंग में क्या है कि क्विक प्रॉफिट लेके निकल जाओ, है ना। तो जब आप इतना परफेक्शन वाला जोन ढूंढेंगे, वो आपको पता ही है ऊपर जाना है, तो आपका जब मन करे तब आपको जितना प्रॉफिट दिख रहा है कि हम इतने सर्टिफाइड निकल जाओ, बस बात खत्म हो गई आपकी स्कैल्पिंग। इसमें अलग से क्या कोर्स बनाना होता है, मेरे को तो समझ नहीं आता। लोग मतलब इतना बेवकूफ़ बना रहे लोगों को कि ये करो अलग से, इसका कोर्स अलग से, कैंडल पैटर्न के चार्ट अलग से सीखो, ये अलग से सीखो, ये अलग से करो। कुछ अलग से नहीं होता, सब एक ही बार सीख लोगे, उस एक ही में सब कुछ आ जाता है
जो सिखाने वाला था वो भी अच्छा हो ना, तो सब कुछ एक ही बार में सिखा देता है। अब बेवकूफ़ बना रहे लोगों को यहाँ पे कितना आजकल स्कैम चलता है। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि सच बताऊँ, कभी भी पेड ग्रुप के चक्कर में मत आना कि पेड ग्रुप है, ये है, वो है, उसका प्रॉफिट दिख रहा है। किसी का पोर्टफोलियो मत देखो, उसने कितने लॉस देखे होंगे वो आपको दिखाएगा नहीं कभी। उसने कितने लॉस करेंगे वो कभी नहीं दिखाएगा, बट आपको प्रॉफिट जरूर दिखाएगा जब भी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कभी पेड ग्रुप मत करना, ठीक है। कोई पेड ग्रुप करने की जरूरत नहीं, न्यूज़ चैनल बंद कर दो, पेड ग्रुप बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। बस देखो तो अपना चार्ट देखो, अपनी रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद अपना कॉन्फिडेंट पे वो ट्रेड लो। लॉस हुआ उसे भी एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट हुआ उसे भी एक्सेप्ट करो। लॉस होने पे कोई रोना नहीं, प्रॉफिट होने पे कोई ज़्यादा खुशी मनानी नहीं, सीधा न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल जब तक रहोगे, खुशी होनी चाहिए बट उतनी नहीं कि उसमें ओवर एक्साइटिंग होगा, आप उसको फिर गलत ट्रेड की तरह फिर आने वाले टाइम में गलत ट्रेड लेने लग जाओ जल्दबाजी में। तभी खुशी, अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो नॉर्मल रहो, जस्ट सिंपल, एज अ सिंपल लाइफ जियो, हंसकर, दैट्स इट। और अगर लॉस हो रहा है तो उसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो इसको, काम को। लॉस हो रहा है, अरे एक दिन लॉस हुआ, अब समोसे वाला कभी उसकी समोसे अगर बिक्री नहीं होती है, वो क्या दुकान बंद कर दे अगले दिन से कि यार मेरा तो आज इतने सारे समोसे बनाए, एक भी नहीं बिका, मैं अब कल से दुकान नहीं खोलूंगा। दुकान बंद कर देगा क्या? नहीं ना, वो अगले दिन आएगा ना फिर बेचने, उन समोसे को ज़रूर फेंक देगा, बट वो दोबारा अगले दिन नए समोसे बनाएगा और फिर से दोबारा दुकान खोलेगा, ठीक है ना। एक बिजनेसमैन कभी हार नहीं मानता, बिजनेसमैन की एक खासियत होती है। जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है ना, वो कभी हार नहीं मानता, और जो हार मान जाता है कोई बिजनेसमैन बन नहीं पाता है। तो ये एक बिजनेस है और इसमें कभी हार नहीं मानना, और जिस दिन ये सीख जाओगे कि मेरे को हार नहीं मानना, करके ही छोड़ना है मेरे को, उस दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। और पेशेंस लाना, बिजनेस सिर्फ पेशेंस टेस्ट करता है, अपने जो ऑनर का पेशेंस टेस्ट करता है सिर्फ, दैट्स इट। और कुछ टेस्ट नहीं करता वो। जब तक पेशेंस है वो आपको टेस्ट करता रहेगा। जब आपका पेशेंस का लेवल वो टेस्ट कर चुका होगा पूरा, और जब आपको इतने इस मुकाम पे पहुंचा देगा, आपको हार मानने पर राजी कर देगा कि आपको हार ही मानना है, अगर उस मोमेंट को आप जीत जाओगे ना, उस हार वाले मोमेंट को आपने एकदम तोड़ फोड़ के आगे निकल गए कि नहीं इस हार नहीं मानूंगा अभी भी मैं, तो जीत जाओगे। वही मोमेंट होगा जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगे ना कि बस अब नहीं हो रहा है, वही मोमेंट होता है, बस उसी क्रैक कर देना, उसी मोमेंट को क्रैक करना। सिर्फ एक गूज़बम्स आएगी कि आपको लगे कि यार मैं तो अब कर नहीं सकता, रोना धोना आ जाएगा आपको कि मैं तो नहीं कर सकता, और बट वही मोमेंट होगा। उस मोमेंट को जिस दिन क्रैक कर दोगे ना, उस दिन से सक्सेस आपके पास आएगी, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है, जस्ट फोकस, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब सीख जाओगे, बस फोकस के साथ देखो। जब भी आपको चारों एलिमेंट मिल जाए ना, अर्जुन भी मिल जाए, दुर्योधन मिल जाए, भीष्म पितामह मिल जाए और श्री कृष्ण मिल जाए, तब आप हमेशा ट्रेंड को साथ में लो। जो मैंने आपको बताया, पहले क्या स्टेप लेना है, लोकेशन मार्क करना है, लोकेशन मार्क करने के बाद वो प्राइस वहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, लो ऑन द कर्व है, वेरी लो ऑन द कर्व है, हाई ऑन द कर्व है, वेरी हाई ऑन द कर्व है, उसके हिसाब से बायर सेलर सेट करो, ठीक है। बायर सेलर सेट करने के बाद ट्रेंड को साथ में लो, सबसे फेवर में हमेशा ट्रेंड को साथ में लेना। ट्रेंड को साथ में लेने के बाद सीधा उसके अच्छे एग्जीक्यूशन वाले जोन मार्क करो, 7 ट्रेड स्कोर लो, 6 ट्रेड स्कोर लो एट लास्ट, बस। और उसके बाद उस जोन को प्ले करो, देखना आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होगा। अगर वो ऐसा हिट भी करता है तो जस्ट एक्सेप्ट इट, और कुछ नहीं, ठीक है। मगर हाँ, हमेशा सिर्फ ट्रेंड को साथ लेना। जब भी चारों एलिमेंट मिले तब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार अब मैं सप्लाई जोन को प्ले करूँ या डिमांड जोन को प्ले करूँ। आप हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसे स्टार्टिंग में होगा। तब बस ये देखना कि ट्रेंड मेरा क्या बोल रहा है, किसके तीर निशाने पे लग रहे हैं, अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं, दुर्योधन के, मतलब कौन सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। आपको चार्ट पे कैंडल देख के समझा, मैंने क्या बताया, प्राइस को आते हुए देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज़ देखना है कि जो सबसे ज़्यादा जिसके एरो निशान पे लग रहा है, ट्रेंड पूरा मतलब साथ में है, जिसके अप ट्रेंड होता पूरा अप ट्रेंड के फोर्स में है ना, तो खेलो अप ट्रेंड पूरा दब के, पूरा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा आप जितना चाहते हैं, ठीक है। और आपको कभी भी अगर सेम ट्रेड स्कोर जोन मिल जाए 7 आउट ऑफ 7, ये भी 7 आउट ऑफ 7 रहा, तब आप देखिए कि श्री कृष्ण के पास में कौन है, अर्जुन कौन सा वाला अर्जुन सबसे पास है, आप उसको प्ले करिए, ठीक है। हमेशा मतलब आपका सही बताऊं, इसमें कॉमन सेंस आपको खुद यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, बट आपको एक खुद फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं इस जोन को प्ले करूँ। मैंने आपको बताया कंसेप्ट, मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि जो एग्जीक्यूशन लोकेशन के सबसे पास होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। हम
अगर अप ट्रेंड साथ में हो तो और पावरफुल होता है। तो हम जब भी अप ट्रेंड होता है दूर वाला भी प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा दूर हो अर्जुन के, बट ये नहीं कि अर्जुन इतना ही दूर चला जाए श्री कृष्ण से कि पूरा भीष्म पितामह के पास में ही आ जाए, तो हम प्ले नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई अगर डिमांड जोन बनता है, अगर ये कोई डिमांड जोन यहाँ पे बनता है ना, और आप इसे प्ले करने का सोच रहे हैं भीष्म पितामह के सामने, तो ये पक्का एसएल हिट होगी। सो जस्ट आप अगर सेम ट्रेड उसको वाला जोन मिल रहा है, 7 आउट ऑफ 7 के 3-4 जोन मिल गए, तो अब बस अर्जुन श्री कृष्ण के पास में कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है उसको प्ले करिए, और जिसका ट्रेड स्कोर सबसे ज्यादा हो। दैट सिंपल। और हमेशा ट्रेड स्कोर हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन लेवल पे ही देखना है, ठीक है ना, हमें और किसी लेवल पे नहीं देखना है। यानी कि आप लोकेशन पे ट्रेड स्कोर देख रहे हैं या ट्रेंड वाले टाइम फ्रेम पे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड स्कोर देख रहे हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन जो लेंगे उसी पर ट्रेड स्कोर देखना है। जब भी एग्जीक्यूशन फाइंड करें उसी टाइम फ्रेम पे हमें अपना ट्रेड स्कोर देखना है कि 7 आउट ऑफ 7 है, 6 आउट ऑफ 7 है। सो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने एक ओवरऑल सब कुछ सीख लिया है, मतलब जो एक हम अच्छे एग्जीक्यूशन उसको फाइंड कर सके। बेस्ट डिमांड जोन की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में? पहला, 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड स्कोर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, क्लोजिंग गुड होनी चाहिए, हमेशा अच्छी क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग कंसेप्ट हमेशा याद रखना, मैंने आपको बोला क्लोजिंग कंसेप्ट बहुत मेन होता है। क्लोजिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए। इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड स्कोर, दूसरा पॉइंट क्लोजिंग अच्छी, ठीक है, और तीसरा पॉइंट कोइंसाइडिंग लेवल। ये अर्जुन श्री कृष्ण के या तो कोइंसाइड होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, या तो फिर इसके पास में होना चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट एक अच्छे डिमांड जोन एग्जीक्यूशन का डेफिनेशन है, ठीक है ना, एक अच्छे एग्जीक्यूशन। सप्लाई जोन के लिए भी सेम 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड स्कोर होना चाहिए, ठीक है, जो ये है 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड स्कोर, ठीक है। क्लोजिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए। इस ये जो डिमांड जोन है इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देगा इस वाले के, तब इसकी क्लोजिंग अच्छी होगी। क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। क्लोजिंग अच्छी होने के बाद फिर कोइंसाइडिंग लेवल, मतलब दुर्योधन हमेशा भीष्म पितामह के साथ में ही होने चाहिए, या तो उसके आसपास, या तो उनके आसपास, या तो उनके अंदर कोइंसाइड करते हुए, कोइंसाइडिंग लेवल, लोकेशन के साथ कोइंसाइड करते हुए। दैट सिंपल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ तक आपका बेस कैंडल का ये वाला सप्लाई जोन मार्क होता है। फिर इसके बाद एक्साइटिंग कैंडल कौन सा है? ये एक अच्छा है, गैप के साथ है ये, तो यहाँ पे ये हो गया एक ये जोन, ये, और ये दुर्योधन भीष्म पितामह के साथ में है, तो ये कोइंसाइडिंग लेवल है, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर प्राइस करना गए तो इन अर्जुन और श्री कृष्ण को भीष्म पितामह और दुर्योधन दोनों का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ से प्राइस नीचे जरूर आएगी, ठीक है। सिंपल, कोई इतना हार्ड नहीं है। और जो मैंने आपको बताया 6 आउट ऑफ 7 भी लेंगे। 6 आउट ऑफ 7 अगर इस लोकेशन के अंदर ही कोइंसाइड कर रहा है जोन एग्जीक्यूशन, अगर 6 आउट ऑफ 7 है तो हम इसे आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, और हाई टाइम फ्रेम का भीष्म पितामह का साथ जिसके साथ होगा या श्री कृष्ण के साथ जिसके साथ होगा वो ऑटोमेटिकली जीतना ही है उसे, ठीक है ना। तो जस्ट ऐसे सिंपल। अब हमारी लास्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें आप कुछ नया सीखेंगे थोड़ा सा ही। इसमें लिखा क्या है मैंने? समटाइम्स 6 आउट ऑफ 7 ट्रेड स्कोर इज बेटर देन 7 आउट ऑफ ट्रेड स्कोर। अब देखिए कभी कभार ये होता है कि 7 आउट ऑफ ट्रेड स्कोर है, बट अगर एक 6 आउट ऑफ 7 स्कोर है ना, 6 आउट ऑफ 7, तो वो 7 आउट ऑफ 7 से भी बढ़िया हो सकता है। अभी इसी एग्जाम्पल को मैंने 2 डायग्राम बनाए। अभी देखिए फ्रेशनेस के 3 मार्क्स, ठीक है, स्ट्रेंथ के 2 मार्क्स, एक ही बेस कैंडल है, और टाइम एट द बेस के 2 मार्क्स, तो 3 + 2 + 2 7, ठीक है। स्ट्रेंथ के 2 रैली थी एक साथ, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी ये 6 आउट ऑफ 7 है, क्योंकि एक ही रैली है, बहुत बहुत एक्सक्लूसिव है। आप इसे मैं 2 देता, बट आपकी जो डेफिनेशन मैंने बताई आपको कि अगर एक ही रैली है, एक ही एक्साइटिंग कैंडल है और विदाउट गैप है, तो उसमें एक ही मार्क्स देंगे। तो ये 3 + 2, टाइम एट द बेस के हिसाब से 2, फ्रेशनेस का 3, और स्ट्रेंथ के हिसाब से 1 देंगे, तो 6 आउट ऑफ 7 हो गया। बट ये 6 आउट ऑफ 7 इस 7 आउट ऑफ 7 से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी एक्सप्लोसिव मूव की वजह से। तो ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। एक्सप्लोसिव मूव मतलब समझिए कि एक्सप्लोसिव मूव है तो वो जोन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, और उसमें जब ये सब चीज़ जोड़ेंगे, ट्रेंड और लोकेशन के साथ एग्जीक्यूशन है उसके पास में ही है, ठीक है, इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली और वो पावरफुल हो जाएगा। एंड कभी कभी आपने ये भी देख सकते हैं कि लोकेशन जब हम मार्क करते हैं ना,
तो लोकेशन की भी कभी कभार क्लोजिंग अच्छी होती है। अब आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, ये देखिए वीकली का लोकेशन है रेली, ये 2 बेस, ये इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये रेली, ये सब भी डिलीट कर देता है। अब आप ये इनकी, आपको ये मैं हटा दे रहा हूँ, आप अपने लिए रखिएगा। ठीक है, रेली, बेस, 2 बेस और ये ड्रॉप, ये लोकेशन हो गया वीकली का, WI ट्रेड के लिए लोकेशन हो गया वीकली का। अब देखिए इस वीकली की जो ये ड्रॉप करी है ना, इसकी क्लोजिंग कितनी अच्छी है कि इस वाले जोन को यहाँ से इसने क्लोज करा है, यहाँ से एक सेलिंग स्टार्ट हुई, बाइंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ से प्राइस ऊपर गई यहाँ तक। ठीक है ना, तो इसकी यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी है इसकी, इसने इस लेवल को तोड़ के नीचे आया। तो ये जब जोन होता है ना, ऐसे जोन कि इसकी लोकेशन की भी क्लोजिंग अच्छी है, तो जब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही अच्छा लेवल मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए। अगर लोकेशन की क्लोजिंग भी अच्छी है तो आपको एग्जीक्यूशन पे भी बहुत अच्छी क्लोजिंग वाला जोन मिलेगा, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। ये ड्रॉप, ये 4 बेस, फिर ये ड्रॉप ड्रॉप। ठीक है ना, सिंपल। और अगर आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको अगर कभी 3 टाइम फ्रेम बोले, बट मैं आपको ये, आप हमेशा ऐसे मत करिएगा अपने साथ। ठीक है ना, आपको तीनों टाइम फ्रेम देखने हैं, बट ये कभी कभार अगर हो जब आपको बिल्कुल ही ना मिल रहा हो, तभी उस चीज़ के लिए कि आपको अगर 3rd टाइम फ्रेम पे जिस पे एग्जीक्यूशन लेते हैं, अगर उस पर नहीं मिल रहा आपको एग्जीक्यूशन, तो आप डेली पे जैसे 125 पे देखते हैं, WIT ट्रेड के लिए हम 125 या 75 पे देखते हैं। तो 75 पे नहीं मिल रहा तो 125 पे देख लीजिए। ठीक है ना, मतलब ऊपर आना है, नीचे नहीं जाना है। 125 पे भी नहीं मिला तो डेली पे देख लीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप वीकली लोकेशन पे थोड़ी एग्जीक्यूशन लेंगे, हम ट्रेंड जिसमें देख रहे हैं उसमें भी कभी कभार एग्जीक्यूशन ले लेंगे, अगर हमें उसके लोअर टाइम फ्रेम पे हमें अगर एग्जीक्यूशन नहीं मिला है। जब MIT ट्रेड लेंगे तो आपको डेली पे एग्जीक्यूशन लेना है, तो डेली पे अगर एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा तो हम वीकली के एग्जीक्यूशन पे भी खेल लेते हैं। ठीक है, बट वो टारगेट भी मंथली ट्रेड है तो मंथली के हिसाब से देगा टारगेट, और वीकली ले रहे तो वही मैंने आपको समझा रखा है, वीकली के हिसाब से टारगेट देगा। डेली का लेंगे तो डेली के हिसाब से टारगेट देगा, और आवर लेंगे तो आवर्ली के हिसाब से टारगेट देगा। ठीक है, अब आप हमेशा टारगेट के लिए सिंपल क्या करिएगा, आप हमेशा 1:2 ही लीजिए अभी के लिए। ठीक है, बट हम अगर किसी डिमांड जोन जब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, इंटरमीडिएट हम टाइम फ्रेम पे क्या देखते हैं, हम जैसे WIT ट्रेड ली हमने, ठीक है, इसका 125 पे एग्जीक्यूशन ये 2 निकाले, तो हम इसका टारगेट हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के साथ जिसमें हम ट्रेंड देखा उसके अगले सप्लाई जोन तक ले सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जब भी ये हिट करेगा तो उसके अच्छे सप्लाई जोन तक वो जाएगा। तो अच्छे सप्लाई जोन तक के मतलब एक टाइम फ्रेम जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है उसके जो सप्लाई जोन, अगर डिमांड जोन का हम प्ले करें तो उसके सप्लाई जोन तक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के जिसमें ट्रेंड देखते हैं वहाँ तक के सप्लाई जोन तक जाएगा। अगर हम 125 के अगर सप्लाई जोन को प्ले कर रहे हैं तो वो जब भी यहाँ से हिट आएगा, यहाँ से प्राइस अगर हिट होकर नीचे आएगी तो वो डेली के इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जिस पर ट्रेंड देगा वहाँ तक के डिमांड जोन तक आएगी, वहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। बट स्टार्टिंग आप 1:2 से करिए, आप धीरे धीरे समझेंगे आपको टारगेट कैसे बढ़ाना है, कहाँ बढ़ाना है। ठीक है ना, सिंपल, बस आपको डिमांड जोन आप प्ले कर रहे हैं तो उसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के तक सप्लाई जोन तक जाएगा उसका टारगेट। अगर आप सप्लाई जोन प्ले कर रहे हैं तो उसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम तक के डिमांड जोन तक उसका टारगेट जाएगा, सिंपल। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर सप्लाई जोन आप प्ले कर रहे हैं और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन पास में ही है, ठीक है ना, तो आप अगर 1:5 भी मिल रहा है ना तो लेके निकल जाइए, 1:5 ले निकल जाओ, मतलब पास में ही है, आपको दिख रहा है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का डिमांड है सप्लाई जोन, तो वो उस शॉर्टर टाइम फ्रेम को तो तोड़ ही देगा ना। तो इसलिए आप जितना टारगेट मिल रहा है तब निकल जाइए, अगर दूर है तो दूर तक प्ले करिए, वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि आपको कहाँ तक रिस्क रिवॉर्ड लेना है। बट स्टार्टिंग 1:2 से करिए, और जब आपको समझाएगा सप्लाई जोन प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम तक के डिमांड जोन तक जाइए, डिमांड जोन जितना तक है, पास तक है तो पास तक लीजिए टारगेट। ठीक है, अगर दूर है तो दूर तक खेलिए। ठीक है, बट आपको चीज़ें बहुत ही बारीकी से देखनी पड़ेगी, और कि हाँ मैं यहाँ तक खेल सकता हूँ। और डिमांड जोन को प्ले करेंगे तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक प्ले करिए, अगर सप्लाई जोन पास में ही है तो वहाँ तक अगर 1:5 भी मिल रहा है या 1:1 भी मिल रहा है तो उतना लेकर निकल जाइए। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर ऊपर तक सप्लाई जोन है ही नहीं या नीचे तक कोई डिमांड जोन नहीं है, आपकी अगर डिमांड जोन प्ले करते तो ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है तो आप उसको ट्रेल करिए। और मैं आपको ट्रेलिंग भी समझाऊंगा, क्या हम ट्रेल कहाँ तक हाईएस्ट टारगेट कहाँ तक ले जा सकते हैं, धीरे धीरे ट्रेलिंग भी करेंगे। बहुत लोगों को ट्रेलिंग आती होगी
बट हम जो बिगिनर्स हैं उनको भी साथ लेके चलते, तो उनको भी ट्रेलिंग सिखानी है, तो हम ट्रेलिंग को भी सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए इस 8th क्लास में, हमने बहुत कुछ सीखा नया। जस्ट इनको प्रैक्टिस करिए और प्लीज़ अच्छे से देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वर्ड, इन हर एक वर्ड का नोट बनाइएगा प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, वो एक अच्छा ट्रेडर बन जाए, और जो सीरियसली देख रहा है वही बने। सिर्फ जो सीरियसली नहीं देख रहा है, जो नोट्स नहीं बना रहा है, शायद वो ना बन पाए। आपको शायद बुरा लग रहा हो, मगर ये बात बोल रहा हूँ, जिसको भी किसी को लग सकता है कि अरे बंदा तो ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ सीरियसली करे तो आप सक्सेसफुल बनेंगे ना, तो मेरे को अच्छा लगेगा। सही बता रहा हूँ, मतलब मेरी लाइफ का मोटिव है कि मैं किसी को अगर हेल्प करूँ ना तो दिल से करूँ, और वो उस हेल्प से उसको बेनिफिट हो ना, सही बता, मुझे बहुत खुशी होगी। सिर्फ मेरे को बहुत खुशी होगी, सही सीरियसली बता रहा हूँ। और जिस दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए ना, जितनी वीडियोस होगी, प्लीज़ इसकी जो लास्ट क्लास वाली वीडियो होगी ना, जब हम बात करेंगे इसकी, जब जिस दिन लास्ट क्लास करूँगा इस इक्विटी की, उस लास्ट क्लास में जिस दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए, उस वीडियो पे आके मेरे को एक लास्ट कमेंट देना ज़रूर, ठीक है ना, कि नाम सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है। उस दिन प्लीज़ आके एक कमेंट करना ज़रूर। इन 2000 इतने से लेके इतने तक मैंने प्रैक्टिस करी, इतना टाइम मैंने दिया, 6 मंथ हो, चाहे 7 मंथ हो, चाहे 8 मंथ हो, 1 ईयर लगे, चाहे 1.5 साल लगे, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना कम टाइम में हो जाएगा। तो अगर जिस दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए, बस एक कमेंट आके लास्ट वाली वीडियो पे करना, सब वीडियो में नहीं, लास्ट वाली वीडियो पे आके कमेंट करना, जो लास्ट क्लास होगी इस पूरे कोर्स की, नाउ आई एम सक्सेसफुल ट्रेडर। बस दैट्स इट, इतना लिखना। कोई थैंक्स वैंक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना लिख देना, मेरे को बस इतना मेरे को मिल जाएगा कि खबर कि हाँ, कि चलो मैंने किसी को कुछ तो सिखाया लाइफ में। मैं बहुत टाइम से चाहता था, मेरा मतलब ये सपना था कि मैं लोगों को सिखाऊं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सही में सिखाऊंगा। मैं कभी सही में आज तक मैंने टीचिंग करी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट, ठीक है ना। मैं आपको पूरी अच्छी तरह सिखाऊंगा। सो जस्ट फोकस करिए लर्निंग पे, और अच्छा करेंगे, हम सब मिलके अच्छा करेंगे, ठीक है ना। इस पर जब भी मैं इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाने की सोच रहा हूँ, मैं कैसे कैसे करूँगा इसको, मैं और भी समझाऊँगा आपको चीज़ें। तो धीरे धीरे जुड़े रहिए साथ में, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स और हैव अ स्वीट डे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हो वीडियो, तभी मैं सब कुछ बोल देता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, और अच्छे रहिए, फिट रहिए, खाइए पिए, अच्छा घूमिए फिरिए, टेंशन फ्री रहिए, ज़िंदगी एक बार मिलिए, मज़े करिए फुल, ख़त्म बात, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं 9th क्लास में, तब तक ले सी यू, टेक केयर, थैंक यू।